नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इंडिया में एनपीए क्राइसिस चल रहा है। एनपीएस बेसिकली बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी को मेजरली अफेक्ट कर रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब आपने लेटली बैड बैंक के बारे में सुना ही होगा कि इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द एनपीए क्राइसिस इंडिया नीड्स अ बैड बैंक। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम बैड बैंक के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसे समझेंगे और क्या इंडिया में बैड बैंक काम करेगा या प्राइवेटाइजेशन काम करेगा या कुछ और काम करेगा इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द एनपीए क्राइसिस इन इंडिया। ये सभी चीजें आज हम समझेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि किसी भी बैंक का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। बैंक्स आखिर पैसा कैसे कमाती है? जैसे कि आप ये इंफोग्राफिक्स में देख सकते हैं कि एक तरफ डिपॉजिटर्स है और दूसरी तरफ बैंक है। अब डिपॉजिटर्स अपना हार्ड अर्न मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड से वो डिपॉजिट अमाउंट 100 रुपए है और बैंक इन डिपॉजिट्स पे 4% इंटरेस्ट देती है। यानी सेविंग्स अकाउंट पे 4% डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये 100 रुपीज बैंक्स आगे बोरोर्स को लेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, which could be home loan, auto loan, personal loan or education loan. अब ऑफ कोर्स कोई भी बैंक के लिए कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। यानी कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंकों को सेंट्रल बैंक के रूल्स के हिसाब से फंड्स साइड में रखने पड़ते हैं इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट लाइक अ बैंक रन। वी assume that there are no capital requirements in here and banks lend all of its deposits to the borrowers. अब से फॉर एग्जाम्पल जो पैसा बैंक्स ने बोरोर्स को लेंड किया है उन लोन्स का 12% पर एनम इंटरेस्ट है। तो साल के एंड में बैंक्स को बोरोर्स से 12 रुपए यानी 12 रुपीज की कमाई बैंकों की एक साल में हो जाएगी बोरोर्स के थ्रू। अब यही पैसे में से 4 रुपए डिपॉजिटर्स को जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स। यानी मोटा मोटा बैंक का प्रॉफिट 8 रुपए हो गया। सो दिस इज हाउ बैंक्स अर्न। अब सारे बोरोर्स तो पैसे दे नहीं पाएंगे, कुछ डिफॉल्ट कर ही जाएंगे। से इस केस में 4 रुपए का डिफॉल्ट है और ये चीज 90 डेज तक रिकवर हो नहीं पाई बैंकों से, तो इस 4 रुपए को एनपीए कहते हैं। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेजर रीजंस फॉर एनपीएस, तो पहले होता है कि विलफुल डिफॉल्ट, सीधे सीधे हाथ खड़े कर देना कि हम नहीं चुकाना चाहते, रिगार्डलेस बोरोर चुकाने के पोजीशन में हो या ना हो। He would not meet the repayment obligations despite having a capacity to do so. या तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स चल रही हो, डिमांड साइड में सीरियस क्रंच आया है, तो इस केस में डिफॉल्ट होते हैं, विच कुड बी अ लेजिट डिफॉल्ट और एन ऑनेस्ट डिफॉल्ट। और तीसरा होता है कि अगर लेंडर के रूल्स या लेंडिंग नॉर्म्स बहुत रिलैक्स्ड है, यानी इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से लेंडर बोरोर की क्रेडिट क्वालिटी चेक नहीं करता एंड अगर बोरोर डिफॉल्ट कर जाता है तो इतनी जल्दी लेंडर बोरोर से अमाउंट रिकवर भी नहीं करता। तो इस केस में बोरोर पैसे लेते हैं ये सोच के कि अगर पैसा वापस लौटाया नहीं तो इतना कुछ नुकसान होगा नहीं, तो इस केस में भी इकोनॉमी में एनपीएस बढ़ते हैं। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रेडिट ग्रोथ ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट ग्रोथ मतलब इकोनॉमी में लोन देने की ग्रोथ। बैंक्स कितना लोन इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट्स को एक इकोनॉमी में दे रही है। तो एज ऑन मार्च 2020 इट हैज फॉलन डाउन टू 5.9% विच इज अ वरीसम फिगर। क्योंकि अगर इकोनॉमी में क्रेडिट ही नहीं होगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। और यही क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल मार्च के महीने में 13.2% था। सो डू यू सी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द टाइम? These numbers are from the latest financial stability report from RBI. And if we specifically focus on PSBs, public sector banks, credit growth has reduced to 3% in March of this year. पिछले साल के मार्च महीने में ये फिगर 9.6% था। On the other hand, private sector banks reported double-digit credit growth of 11.3% in March of this year. यानी private sector banks ज़्यादा loans देने में कामयाब हो रहे हैं। If we try to understand the growth of bank deposits, it has been increasing from March 2020. अगर हम ये सारे ग्राफ्स को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो ये एक चीज साफ साफ बताती है कि बैंक्स आर नॉट विलिंग टू लेंड। बिकॉज अगर ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ नीचे जा रहा है एंड बैंक डिपॉजिट्स बढ़ रहा है
तो बैंक्स की विलिंगनेस ही नहीं है इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रो करवाने की। बैंक्स लोन देना ही नहीं चाहते। द मेजर रीजन टू दिस बिहेवियर आर द एनपीएस which have been piling up for almost a decade now. NPA has been a drag on the growth of the Indian economy for quite some years. जैसे कि आप देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, इनके ग्रॉस एनपीएस का एक अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है. And if we specifically focus on PSBs, NPAs have shot up to more than 7,000 crores, and it is expected to increase because of the ongoing pandemic. महामारी के चलते यह अनुमान है कि यह नंबर कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है. ग्रॉस एनपीए रेशियो यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों के ये साल के मार्च के महीने में 8.5% से लेकर अगले साल के मार्च के महीने में 12.5% तक भी जा सकता है, और वर्स्ट के सिनेरियो ये नंबर 14.5% भी जा सकता है एज पर द लेटेस्ट आरबीआई's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी गिर सकता है. ये नंबर 14.6% से 13.3% तक गिर सकता है, और वर्स्ट के सिनेरियो 11.8% तक भी गिर सकता है. मतलब अगर रिस्की एसेट्स डिनोमिनेटर में बढ़े गए और कैपिटल न्यूमरेटर में माइल्ड चेंज होगा या चेंज ही नहीं होगा, तो ये रेशियो तो नीचे जाएगा ही. ये बैंकों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ग्रॉस एनपीए रेशियो ये साल के मार्च के महीने में 11.3% था, एंड ये 15.2% तक की भी बढ़ोतरी दिखा सकता है अगले साल के मार्च महीने में. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ये रेशियो रिलेटिवली कम है, पर फिर भी उनके ग्रॉस एनपीएस की बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है. ये रेशियो 4.2% से 7.3% तक जा सकता है आने वाले एक साल में. अब आरबीआई ने रिसेंटली एक वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाई थी. मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो भी वीडियो देखिए ताकि एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव सही मायने में बैठे. ये वीडियो को पूरा देख के जाइए, अभी मत जाइएगा. अब वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम तो कोविड अफेक्टेड एंटिटीज के लिए है जो कोविड इंड्यूस्ड इकोनॉमिक सेटबैक के वजह से एनपीए या डिफॉल्ट हुए. ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम उन्हीं के लिए, ना कि बाकी एनपीएस के लिए. एंड द मेजर चंक ऑफ एनपीएस वर देयर इवन बिफोर कोविड. तो ये स्कीम इनके लिए नहीं लागू होती. अब ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं. सरकार ने बिल्कुल कोशिश की. गवर्नमेंट हैज बीन रिकैपिटलाइजिंग द बैंक्स. वेल, व्हाट इज रिकैपिटलाइजेशन? रिकैपिटलाइजेशन समझने के लिए ये इन्फोग्राफिक को समझते हैं. As you can see, the government is issuing the bonds to banks and banks purchase these bonds. The money collected by the government through the issuance is gone back to the banks as capital in the form of equity. यानी गवर्नमेंट एक पीस ऑफ पेपर बनाती है बॉन्ड के नाम से और उसे इशू कर देती है. तो बेसिकली गवर्नमेंट बैंकों से लोन ले रही है इन द फॉर्म ऑफ रिकैप बॉन्ड इशुएंस, और जो पैसा आता है बैंकों से वही पैसा गवर्नमेंट उन बैंक्स में इन्वेस्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी. तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की इक्विटी शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़ जाती है. नाउ बॉन्ड पे इंटरेस्ट तो लगेगा जो गवर्नमेंट बैंकों को पे करेगी. तो ये पैसा कहां से आएगा? ये बेसिकली गवर्नमेंट रेवेन्यू से आता है या बजट एलोकेशन से आता है, which means it is the taxpayers' money. So it is the taxpayer who suffers because whenever banks are recapitalized, it is the taxpayers' money which is pumped into the system. जैसे कि आप देख सकते हैं, बैंकों का पिछले 3 सालों में काफी रिकैपिटलाइजेशन हुआ है. करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ है, और अभी भी एनपीएस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है. वी नीड टू कीप दिस ऑन प्रायोरिटी. व्हाई? बिकॉज एनपीएस directly affect the profitability of the banks. Enough recapitalization is done, which has been a huge drain on public finances. Banks का primary job is to lend money and not to recover loans from defaulters. Of course, loan recovery करने का ड्यूटी होता है किसी भी बैंक के लिए, बट सिर्फ लोन रिकवर करना ही बैंकिंग का पर्पस नहीं है. एक सिस्टमैटिक बैलेंस होना चाहिए, और पेंडेमिक के चलते एनपीएस की बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है. तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले आते हैं बैड बैंक एज अ सॉल्यूशन पे. फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज बैड बैंक और व्हाट इज एन एआरसी मॉडल, व्हिच इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मॉडल. Banks collectively would sell the NPAs to an entity which we call as a bad bank,
and bad bank will purchase these NPAs with some haircut. अब फाइनेंस में हेयरकट मतलब डिस्काउंट, यानी एनपीएस की जितनी भी वैल्यू होगी से 100 करोड़ है, एंड से बैंक्स वो एनपीएस 80 करोड़ में बेचते हैं एक इंस्टीट्यूशन को, जो ये सारे एनपीएस अपने पास रखेगा और इससे जो डिफॉल्टेड बोरोअर्स हैं उनसे पैसे रिकवर करेगा। एनपीएस को बैड डेट्स भी कहा जाता है, और जब ये बैड डेट्स ये इंस्टीट्यूशन खरीदती है तो वो इंस्टीट्यूशन को बैड बैंक कहते हैं। अब बैड बैंक्स के पास इन एनपीएस को खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? तो वो पैसा बैड बैंक इन्वेस्टर्स से उठाएगी। एआरसी, which is bad banks, would issue bonds, security receipts to the qualified investors in order to buy the bad loans from the banks. अब जब 80 करोड़ के एनपीएस खरीद लिए गए हैं, एंड से फॉर एग्जांपल जो 100 करोड़ वैल्यू थी उनमें से 90 करोड़ बैड बैंक ने रिकवर कर लिए, तो इसमें सीधे सीधे अगर बैड बैंक 80 करोड़ में खरीदती है लोन और 90 करोड़ में बेचती है तो 10 करोड़ सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, और बैंकों के बैलेंस शीट से तो एनपीएस निकल ही गए, और इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था बैड बैंक्स में वो भी खुश, उन्हें भी रिटर्न्स मिल ही गए। तो इन दिस सिचुएशन एवरीवन इज हैप्पी, बट देयर इज अदर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल। As a matter of fact, there are already 30 ARCs in India, 30 bad banks in India. The question is, where is the need to make one more new organization with same culture, with the same manner of functioning, with the same resources and the same procedures to be followed? यानी अगर सेम ही सिस्टम के अंदर बैड बैंक ऑपरेट करेगा तो फायदा क्या होगा? एनपीएस एक जेब से दूसरे जेब ही तो जा रहा है, फर्क क्या पड़ेगा? So is privatization the solution to the banks dealing with NPAs? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन को सफल करना है तो गवर्नमेंट इसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, किसी भी तरह की प्री कंडीशंस ना रखे बैंक स्टाफ को लेके या बैंक क्लोजर्स को लेके, जैसे सरकार ने पिछले एयर इंडिया के केस में किया था। तो इस केस में ये चीज बिल्कुल ना करिए, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो इंडिविजुअल बैंक को खरीदने वाला है तो उसे एक लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी जिसमें ही वुड बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मनी। गवर्नमेंट विल हैव टू ट्राई टू स्टॉप मेडलिंग इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एनपीएस को बैंकों के बैलेंस शीट से निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए बैड बैंक की जरूरत होगी, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। Proper valuations of the NPAs would be a challenge, but if this is resolved, ये काम कर जाएगा। And again, बैंक का proper valuation करना पड़ेगा। It can't be superficial. It should be logical and realistic. यानी ऐसा ना हो जाए कि ओवर वैल्यू करके मार्केट में बेचने के लिए रख दिया और कोई बायर आया ही नहीं उसे खरीदने के लिए। नेक्स्ट, सरकार को बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई परमिट करना पड़ेगा। There might be foreign players who might want to buy the 100% stake in the proposed bank, and the present guidelines do not permit it. सरकार को ये कन्वीनियंस देना पड़ेगा। एंड लास्टली, जितनी जल्दी हो सके ये किया जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो महामारी के चलते बहुत देरी हो जाएगी। पूरे बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ बिगड़ रही है। वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाई, अच्छी बात है, लेकिन एनपीए की प्रॉब्लम उससे तो सॉल्व नहीं होगी ना। एंड वंस इट इज ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक, दे विल हैव टू मैनेज द कैपिटल, एंड इन केस दे गो बैंकरप्ट तो वही खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए, ना कि कोई और। अब प्राइवेटाइजेशन के क्रिटिक्स भी है। बेसिकली एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी परफेक्ट नहीं है। फ्रॉडस्टर्स लाइक चंदा कोचर, राणा कपूर और द पीएमसी क्राइसिस have all been disgraced to the private sector. Or if we talk about the conflicts of interest allegations on HDFC by Experian जो कि एक वेल नोन क्रेडिट ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये साफ तौर पे दर्शाता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इतने एफिशिएंट नहीं है। एंड लास्टली, प्राइवेटाइजेशन वुड लीड टू ओलिगोपोली, यानी कुछ गिने चुने 4-5 लोग रहेंगे जो पूरे सिस्टम का कैश फ्लो कंट्रोल करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बाज़ल 3 नॉर्म्स को साफ साफ मना क्यों नहीं कर देते, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पेंडेमिक। बाज़ल 3 नॉर्म्स मतलब कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, जो बैंकों को मीट करना पड़ता है, वो सरकार कर ही नहीं पा रही है, तो इससे अच्छा है कि वो नॉर्म्स को फॉलो ही मत करो। एंड इन केस इफ there's any need to again recapitalize, government can do paper borrowing, यानी आरबीआई से पैसे ले लो और ये बाज़ल 3 नॉर्म्स मीट कर लो। इससे मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑफ कोर्स फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, बट कॉमन मैन पे कोई असर नहीं आएगा।
Well, this was all about the potential solutions to the ongoing NPA crisis, which needs to be solved as huge wave of another NPA is expected in the near future. We will have to wait and watch about how government reacts. Well, आपका क्या मानना है? प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या नहीं? और अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? या कुछ और सॉल्यूशंस है जो आपको लगता है कि ये एनपीए क्राइसिस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PT Family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.